नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डीपी एजुकेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन आज जब हम और आप मिल रहे हैं तो एक नई शुरुआत, एक नए इनिशिएटिव के साथ, जो कि आरओ की बैच की संबंध में है। और आप सभी को इस बैच की जानकारी जरूर दे दी गई होगी। सबसे बड़ी चीज कि आज हम लोग आरओ की आगामी परीक्षाओं के हिसाब से जनरल स्टडीज की एनसीईआरटी बेस्ड बैच की शुरुआत कर रहे हैं। और मैं अभिनव श्रीवास्तव आपसे चर्चा करूंगा सबसे पहले इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों की सूची में से एक सबसे महत्वपूर्ण विषय, जिसके बारे में छात्रों की एक सामान्य सोच कई बार यह हो जाती है कि यह विषय उनके लिए कठिन है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास एक बेहतर स्ट्रेटजी है, आने वाली परीक्षाओं को केंद्र में रखते हुए हमारे पास एक कुशल रणनीति है, और अगर हम विषयों का एक सारगर्भित और साथ ही साथ प्रासंगिक अध्ययन करते हैं, तो इन सब का फायदा निश्चित तौर पर हमें हमारी सफलता के रूप में मिल सकता है। और इसी दिशा में आज हम लोग शुरू करेंगे अपने सेशन को। और आज का जो सेशन है दोस्तों, ये शुरुआत होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन से, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर विगत वर्षों में पूछी गई परीक्षाओं में साइंस के सेगमेंट को देखा जाए तो हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि 3 विषय आपके साइंस में हैं, जिसमें पहला विषय आपका फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान। दूसरा विषय आपकी केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। और तीसरा जो विषय है वो आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान है। अगर इसमें से बायोलॉजी को थोड़ा और एक्सप्लेन करने की बात करें तो इसके 2 अलग अलग पोर्शन है दोस्तों, जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी का नाम आता है, यानी ये 2 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। और इसके अलावा एक चीज और है जो दोस्तों इन तीनों सेगमेंट्स, यानी कि चाहे बात फिजिक्स की करें, चाहे केमिस्ट्री की करें, चाहे बायोलॉजी की करें, तीनों में से कुछ सवाल जो है वो आपके टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, यानी कि प्रौद्योगिकी के मद्देनजर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। ये प्रौद्योगिकी जो होगी आपकी, अगर बात की जाए किस किस क्षेत्र से ये प्रौद्योगिकी जुड़ी होती है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर चंद्रयान की सफलता की बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी, अग्नि मिसाइल की बात करें तो दोस्तों डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसके अलावा परमाणु प्रौद्योगिकी की बात की जाए तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों की चर्चा करें तो नैनो टेक्नोलॉजी, और जीव विज्ञान से जुड़ी हुई बायोटेक्नोलॉजी के पोर्शन से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक संक्षिप्त मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है कि यहां पर सवाल आपके किन किन विषयों से पूछे जाते हैं। अगर इसमें वेटेज की बात होगी दोस्तों, तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो बायोलॉजी का होता है, और बायोलॉजी में भी जूलॉजी के सेगमेंट से प्रश्न आपसे अधिक पूछे जाते हैं। विगत वर्षों में जिन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस नजर आया है आयोग का, अगर बायोलॉजी की बात हो रही है तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा सवाल आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मनुष्य की शारीरिक संरचना से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो सवाल आपके आते हैं वो यहीं से आते हैं। और ऐसे में चूंकि शरीर का जब अध्ययन करते हैं हम लोग, तो शरीर के विभिन्न तंत्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मानव शरीर विभिन्न प्रकार के तंत्रों का समन्वय है, उसका एक इंटीग्रेशन है, और उसी का परिणाम है कि हम एक लिविंग बीइंग के तौर पर, एक जीवित प्राणी के तौर पर अपनी पहचान को स्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये तो एक संक्षिप्त जानकारी हुई आपके सिलेबस से रिलेटेड। चलिए आज हम थोड़ा सा साइंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस विषय को पढ़ने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और किस तरह से सवालों पर ध्यान देने की बात कही जाए। दोस्तों, चूंकि विज्ञान हमेशा से एक सब्जेक्ट के तौर पर मौजूद नहीं था, और अगर हम अतीत के पन्नों में देखें तो हम लोग पाएंगे कि पहले एक ही विषय हुआ करता था, और उस विषय को हम लोग दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी के नाम से भी जानते हैं। यही एक विषय था, और इसीलिए उन विषयों का अध्ययन करने वालों को हम लोग दार्शनिक
या फिलोसफर कहते हैं जिनमें सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस या अरस्तु जैसे लोगों का नाम आता है। भारत में अगर इसी परंपरा को देखा जाए तो ऋषि मुनियों की बात हम करते हैं, जिनमें कणाद, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और वाराह मिहिर जैसे लोगों का नाम लिया जाता है। तो ऐसे में पहले इस विषय का अध्ययन सिर्फ किसके अंतर्गत होता था? तो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत होता था। लेकिन ऐसे में एक नाम आ जाता है अरस्तु का। और दोस्तों, अरस्तु को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। अरस्तु वो पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने दर्शन शास्त्र से विज्ञान को अलग किया, यानी कि साइंस को अलग करने वाले व्यक्ति हैं अरस्तु। और यही कारण है कि अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ साइंस। ये नाम हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विज्ञान का पिता शब्द जो है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। जब उन्होंने साइंस को अलग किया सबसे पहले, तो साइंस में अध्ययन हम किस चीज का करते हैं दोस्तों? तो साइंस में अध्ययन दो ही चीजों का किया जाता है, या तो हम सजीव का अध्ययन कर सकते हैं या फिर हम अध्ययन कर सकते हैं निर्जीव का, यानी इसे लिविंग बीइंग और दूसरा नॉन लिविंग बीइंग के तौर पर हम पहचान सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब सजीव और निर्जीव का अध्ययन किया गया तो सजीवों में हम अध्ययन दो ही चीजों का करेंगे, या तो एनिमल्स का अध्ययन करेंगे यानी जीवों का, या फिर प्लांट्स का अध्ययन करेंगे यानी कि वनस्पतियों का। और निर्जीव की बात करें तो निर्जीव में जो प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, निर्जीव में जो गुण होते हैं, उन गुणों के आधार पर इसे दो हिस्सों में बांटा गया है। या तो भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसका अध्ययन फिजिक्स में होता है, और या तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, जिसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान में करते हैं। और इस तरह से हमारे पास विज्ञान के चार अलग अलग हिस्से नजर आने लगते हैं, जिस पर हम आने वाले विषयों में, आने वाले दिनों में बातें करेंगे। इसी में दोस्तों अरस्तु जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि इन्हें हम लोग फादर ऑफ साइंस कहते हैं। उसके अलावा एनिमल्स यानी कि जूलॉजी का अध्ययन जब आता है दोस्तों, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जब जंतु विज्ञान के अध्ययन की बात आई तो इस विषय पर सबसे ज्यादा जो शोध किया वो खुद अरस्तु ने ही किया। और यही कारण है कि अरस्तु को फादर ऑफ साइंस के अलावा इन्हें हम फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से भी बुलाएंगे। प्लांट्स की बात करते हैं, वनस्पतियों का, तो दोस्तों वनस्पतियों का अध्ययन हम लोग बॉटनी में करते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान में। और बॉटनी के पिता कहे जाते हैं, इनका नाम था थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तीसरा नाम आप देख सकते हैं, फिजिक्स की बात हो रही दोस्तों, भौतिक विज्ञान की। लेकिन यहां पर फिजिक्स को जब हम अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। एक आपका क्लासिकल फिजिक्स है, जिसे शास्त्रीय भौतिकी कहते हैं, और दूसरी ओर जो है आपका मॉडर्न फिजिक्स, जिसे हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। और दोस्तों दोनों के लिए जो पिता है दोनों विषयों के, वो अलग अलग हैं। क्लासिकल फिजिक्स की बात आ रही है तो क्लासिकल फिजिक्स के लिए हम लोग नाम लेंगे आइजैक न्यूटन का। इन्हीं को दोस्तों कहा जाता है फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। और दूसरी ओर अगर मॉडर्न फिजिक्स की बात आएगी तो इसके लिए हम लोग नाम ले लेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन का, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। और ये दोनों ही नाम जो हम लोग ले रहे हैं, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन की बात करें, इन दोनों ने जिस चीज के आधार पर क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक फिजिक्स यानी कि मॉडर्न फिजिक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन दोनों को क्लासिफाई करने के लिए इन्होंने जिस चीज को आधार बनाया दोस्तों, वो चीज थी समय, यानी कि आपका टाइम। समय के बारे में जहां अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात करें
तो क्लासिकल फिजिक्स समय को क्या मानता है दोस्तों? तो समय को क्लासिकल फिजिक्स मानता है निरपेक्ष, यानी कि समय सबके लिए एक समान रहता है। वहीं अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस अवधारणा को बदला और इन्होंने कहा कि समय निरपेक्ष ना होकर के समय सापेक्ष होता है, और सापेक्ष समय का मतलब कि हर व्यक्ति की गति के आधार पर समय की वैल्यू उसके लिए अलग अलग हो सकती है। निश्चित तौर पर अगर आपको दो स्थानों के बीच दूरी तय करनी है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर आपको जाना है, तो दोस्तों पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए लगने वाला जो समय है वो काफी हद तक डिपेंड करेगा आपकी स्पीड पर। अगर आप 120 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करते हैं तो आपको करीब 6 घंटे का समय लगता है, और वही स्पीड अगर आप बढ़ा करके 60 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं तो वही समय आपके लिए 2 घंटे हो जाता है। और अगर आप उस गति को बढ़ा करके 120 किलोमीटर प्रति घंटे कर दें तो वही लगने वाला समय 6 घंटों से घट करके सिर्फ 1 घंटे रह जाता है। यानी समय गति के आधार पर, स्पीड के आधार पर परिवर्तित होता रहता है, यानी कि समय सापेक्ष होता है, समय रिलेटिव होता है। और यही बताने वाले अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्लासिकल फिजिक्स की अवधारणा को समाप्त करके मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी, यानी आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। और इस चीज को उन्होंने अपने जिस सिद्धांत की मदद से स्पष्ट किया था दोस्तों, उसे हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं, यानी इसी को कहा जाता है दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, ये बात आप यहां पर याद रख सकते हैं। यानी आपके सामने बोर्ड पर करीब 6-7 सवाल हैं, या शायद ज्यादा ही हैं, आप देखेंगे तो यहां पर आपको कई सवाल नजर आएंगे। मैं आपको यह भी स्पष्ट करूंगा दोस्तों कि हम लोगों के पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, पारंपरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें यहां पर उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। और न केवल हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, बल्कि हमारे द्वारा किए गए अटेम्प्ट सही हो। और ये तभी हो सकता है जब आप कम समय में ज्यादा चीजों को कवर करें, ज्यादा से ज्यादा बार उनको रिवाइज करें, और रिवीजन के साथ साथ संबंधित टॉपिक की अगर प्रैक्टिस भी आप कर रहे हैं, तो इन तीनों चरणों से होकर गुजरने के बाद हर विषय जनरल स्टडीज का आपके लिए आसान बन जाएगा। और हमें आगामी परीक्षाओं की तैयारियों में अपनी इसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पैटर्न परीक्षाओं का आप देख रहे हैं कि बदल रहा है। और ऐसे में डीपी एजुकेयर अपने इस ऑनलाइन मंच से दोस्तों कोशिश करेगा कि आपके लिए जो कंटेंट हम उपलब्ध कराएंगे वो कंटेंट न केवल मॉडिफाइड होंगे, न केवल संशोधित होंगे, बल्कि वो आपके समय की मांग और परीक्षाओं की मांग के हिसाब से भी आपकी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। अब तीसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों रसायन विज्ञान की, यानी कि केमिस्ट्री की। देखिए सबसे बड़ी चीज कि यहां पर केमिस्ट्री के लिए, रसायन विज्ञान के लिए भी हमारे पास दो नाम है। एक विषय की अगर बात करें तो एक विषय होता है दोस्तों, इसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, और एक होता है जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इतना तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर आप पढ़ रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो ये जानकारी आपको जरूर होगी कि यहां कार्बनिक रसायन विज्ञान में हम लोग कार्बन से संबंधित अध्ययन करते हैं। ऐसा क्यों है दोस्तों कि कार्बन का अध्ययन करने के लिए हमने अलग से विज्ञान की एक शाखा का निर्माण कर रखा है। दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये कि कार्बनिक रसायन में कार्बन का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि कार्बन के पास रासायनिक यौगिकों का निर्माण करने की, यानी कि केमिकल कंपाउंड बनाने की जो क्षमता है वो अन्य किसी भी दूसरे तत्व की तुलना में बहुत ज्यादा है। और यही कारण है कि करीब करीब 40,000 से भी ज्यादा कंपाउंड हैं जिनको कार्बन की मदद से तैयार किया गया है या किया जा सकता है। और इन्हीं 40,000 तत्वों का, इन कंपाउंड्स का, इन यौगिकों का अध्ययन अगर हमें करना है तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास एक अलग से सब्जेक्ट हो, एक अलग से स्वतंत्र विषय हो, और वही स्वतंत्र विषय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों हम बात करते हैं धातु, अधातु या फिर अन्य चीजों की, यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर अगर केमिस्ट्री के पिता की बात की जाए, केमिस्ट्री के जनक की बात की जाए दोस्तों, तो यहां नाम आप देखेंगे एंटोनी
लेवोसियर का। एंटोनी लेवोसियर को दोस्तों फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से बुलाते हैं। और फादर ऑफ केमिस्ट्री के अलावा यहां जो दूसरा नाम आपके सामने है वो है दोस्तों फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ये हो सकता है कि सवाल आपके लिए काफी नया हो। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री में नाम लेते हैं हम उस व्यक्ति का, उस वैज्ञानिक का जिन्होंने पहली बार N3 यानी कि नाइट्रेट कंपाउंड का प्रयोगशाला में निर्माण किया। और ऐसा करने वाले वो व्यक्ति भारतीय थे जिनका नाम पीसी राय लिया जाता है दोस्तों, यानी कि इनका नाम था प्रफुल्ल चंद्र राय। प्रफुल्ल चंद्र राय को दोस्तों फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री कहा जाता है। एक बात यहां पर और है कि इनकी जीवनी के बारे में एक बायोग्राफी है, इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं हम लोग। नाम है उसका द लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट। ये नाम हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, उनकी आत्मकथा या उनकी जीवनी के लिए। और वो व्यक्ति जैसा मैंने बताया कि प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये तो हुई बात क्लासिफिकेशन की या फिर उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के बारे में सबसे पहले हमें बताया या हमें जानकारी दी। दोस्तों इस विषय में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे बड़ी चीज कि यहां पर हमें अपने अध्ययन में कुछ खास तरीकों का ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ खास बातों का ध्यान रखने की हमें जरूरत पड़ेगी। और वो चीज ये है कि सबसे पहले जो सवाल आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, वो सवाल अमूमन क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से पूछे जाते हैं। और इस वर्गीकरण में चाहे बात एनिमल किंगडम की करें, जंतु जगत की, या फिर बात करें आप प्लांट किंगडम की, सभी को यह बात पता है कि शुरुआत में अरस्तु ने जब वर्गीकरण किया तो उन्होंने सिर्फ जीव और वनस्पति यही दोनों वर्गों को व्यक्त किया या इन्हीं दोनों वर्गों के बारे में बताया। लेकिन आगे चल करके सन 1969 में यानी कि 1969 में हम उस साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्हें आप R.H. विटेकर के नाम से जानते हैं। R.H. विटेकर को दोस्तों जाना जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए, यानी कि 5 जगत वर्गीकरण का श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाएगा तो वो जाता है दोस्तों R.H. विटेकर को। R.H. विटेकर ने जिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, उन 5 किंगडम्स की हम बात कर लेते हैं, जिसमें पहला नाम लिया जाता है मोनेरा का, दूसरा नाम दोस्तों प्रोटिस्टा का, तीसरा नाम फंजाई का, चौथा नाम प्लांटी यानी पादप का, और पांचवा नाम है दोस्तों एनिमेलिया यानी कि जंतु जगत का। यानी कुल 5 अलग अलग किंगडम हैं, 5 अलग अलग जगत हैं जिनके बारे में हमें यहां पर पढ़ने की जरूरत होती है। इन्हीं में से जो सवाल सबसे पहले आते हैं दोस्तों, वो सवाल सबसे पहले जो पूछे जाते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से पूछे जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। और इन सूक्ष्म जीवों को किस वर्ग में रखा जाता है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं, उनकी संरचना क्या है या उनके बारे में किन व्यक्तियों ने सबसे पहले खोजा या बताया, इस तरह के सवाल यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर बात की जाए ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो दोस्तों ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसी को हम लोग नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। और ये नील हरित शैवाल ही हैं जिनको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बुलाते हैं, क्योंकि ये वही साइनोबैक्टीरिया है जिन्होंने धरती पर जीवन के बनने लायक परिस्थितियों का निर्माण किया। कारण ये कि चूंकि अगर ये ब्लू ग्रीन एल्गी है तो ग्रीन शब्द होने का मतलब इसमें
क्लोरोफिल है, और अगर इनमें क्लोरोफिल है दोस्तों तो इसका मतलब साफ है ये प्रकाश संश्लेषण जरूर कर रहे होंगे, और प्रकाश संश्लेषण के समय जिस गैस की इन्हें जरूरत होती वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस ये रिलीज करते हैं वो है ऑक्सीजन। तो आप समझ सकते हैं इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से नीलहरे शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया ने ही सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को संश्लेषित किया ऑक्सीजन में, और अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता दोस्तों तो निश्चित है कि धरती पर जीवन की संभावना ना होती। दूसरी बात, जब हम इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं तो इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि धरती पर जो सबसे पहले पैदा हुए वो चीजें प्लांट्स थी दोस्तों, यानी वनस्पतियों का जन्म जो है वो धरती पर सबसे पहले हुआ था। और अगर इस वनस्पति जगत के वर्गीकरण को हम देखें, प्लांट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां पर संक्षिप्त में बता रहा हूं। प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो दो तरह के पौधे हो सकते हैं दोस्तों। दो तरह के पौधों से मेरा मतलब, पहला जो वर्ग पौधों का होता है वो होता है अपुष्पोद्भिद, यानी जिनमें फूल नहीं होते हैं, और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद का, जिनमें फूल होते हैं। इन दोनों के लिए अलग अलग नाम भी हैं दोस्तों। अपुष्पोद्भिद के लिए हम जो नाम इस्तेमाल करेंगे वो नाम है क्रिप्टोगैम्स, और पुष्पोद्भिद को कहा जाता है दोस्तों फेनरोगैमस। ठीक है, ये दो वर्ग हैं आपके। क्रिप्टोगैमस जो नाम आपके सामने है, इस क्रिप्टोगैमस में तीन अलग अलग नाम लिए जा सकते हैं, जिसमें पहला नाम आप देखेंगे ये है दोस्तों थैलोफाइटा का। दूसरा नाम अगर लिया जाए तो ये नाम है ब्रायोफाइटा का, और अगर तीसरे नाम की बात करें तो ये तीसरा नाम है दोस्तों टेरिडोफाइटा का। ये तीन वर्ग आपके पास हैं। इन तीनों में से थैलोफाइटा जो समूह है ये धरती पर जीवों के सबसे बड़े समूह के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इसी में वो सारे आते हैं जिन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में रखते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, वायरस और लाइकेन के नाम से भी हम जानते हैं। इन सभी में सिर्फ ये वायरस ही एक ऐसा है दोस्तों जो इस ग्रुप में ठीक से फिट नहीं बैठता, क्योंकि इसे दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे जीवित और मृत के बीच की कड़ी कहा जाता है। मृत के बीच की कड़ी के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ये अगर मृत अवस्था में है तो दोस्तों मृत अवस्था में होने का मतलब अगर हम इन्हें फ्रीज कर दें, क्रिस्टलाइज कर दें और क्रिस्टल में बदल करके अगर इन्हें किसी बोतल में भरकर रख दिया जाए तो इन्हें हम हजारों लाखों सालों तक उसी अवस्था में रख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर ये किसी भी जीवित जीव के, किसी लिविंग जीव के संपर्क में आते हैं तो ये तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, यानी ना तो ये पूरी तरह मर पा रहे हैं और ना ही ये जिंदा हैं। तो ऐसे में इनको दोनों श्रेणियों के बीच में रखा जाता है। यहां पर एक बात और मैं बात करना चाहूंगा, बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो नाम है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं इसे, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं जिन्हें हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जबकि इवानोवस्की इन्हें हम लोग जो है फादर ऑफ वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान का पिता भी कहते हैं। वहीं एल्गी के अध्ययन की बात की जाए तो एल्गी के अध्ययन को यानी शैवालों के अध्ययन को दोस्तों फाइकोलॉजी कहा जाता है, और फंजाई यानी कि कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी के नाम से भी बुलाते हैं।
तो ये नाम इनके लिए है। अगर यहां लाइकेंस की भी बात कर रहे हैं तो दोस्तों लाइकेंस को कहा जाता है शैवाक, और शैवाक जो होता है ये सहजीविता प्रदर्शित करता है दो अलग अलग जीवों की, जिसमें शैवाल और कवक दोनों शामिल हैं। और इसी शैवाल और कवक के सम्मिलित रूप यानी लाइकेंस के लिए एक नाम प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम सबसे बेहतरीन पॉल्यूशन या पॉल्यूटेंट इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं, यानी प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक भी कहते हैं। और अम्ल तथा क्षार का परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल होने वाला लिटमस जो होता है वो भी इन्हीं लाइकेन से प्राप्त होता है। अगर हम फंजाई की बात करें यानी कवक की बात करें दोस्तों, तो सबसे बड़ा जो कवक है, लार्जेस्ट जो कवक है, उसकी बात करेंगे, उसका नाम होता है दोस्तों गैनोडर्मा। और गैनोडर्मा को वुड फंगस के नाम से भी बुलाया जाता है, यानी बरसात के दिनों में पेड़ों के तनों पर लगी हुई जो फफूंद होती है दोस्तों, उसी को हम लोग गैनोडर्मा कहते हैं। और गैनोडर्मा जो होता है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेडिसिनल पर्पज से, यानी औषधि के निर्माण की दृष्टि से गैनोडर्मा के महत्व को इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं अगर स्मॉलेस्ट कवक की बात करेगा, सबसे छोटे कवक की बात करेगा, तो सबसे छोटा कवक होता है दोस्तों ईस्ट या खमीर, जो फर्मेंटेशन यानी खमीरीकरण में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ईस्ट या खमीर की बात जब होती है तो सबसे छोटा जो खमीर ईस्ट है उसका असली नाम वो भी देख लीजिए, उसे कहा जाता है दोस्तों सैक्रोमाइसीस सेरिवेसी। ठीक है, ये इसका नाम है, ये स्मॉलेस्ट आपका कवक होता है। ठीक है, थैलोफाइटा सबसे बड़ा समूह है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप होता है दोस्तों प्लांट किंगडम का, यानी वनस्पति जगत का। और तीसरे नंबर पर आप नाम देख रहे हैं टेरिडोफाइट्स का। तो ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने है ये अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगैम्स का क्लासिफिकेशन है। वहीं अगर बात होगी फेनरोगैम्स की दोस्तों, फेनरोगैम्स, तो इसका मतलब साफ है कि इनमें पुष्प होते हैं, तो पुष्पोद्भिद इसीलिए इनको कहा जाता है। और अगर इनमें पुष्प हो रहे हैं तो यह भी स्पष्ट है कि इनमें फल भी बनते होंगे, और फल बनेंगे तो निश्चित तौर पर फूल भी होंगे, फूल भी होंगे तो ये परागण भी करेंगे, और परागण करेंगे, फूल वो होंगे, फल बनेंगे तो बीज भी होगा। इस आधार पर इस ग्रुप यानी कि पुष्पोद्भिद को दो अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है दोस्तों। पहला वाला जो इसका ग्रुप होता है इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है अनावृत बीजी या नग्न बीजी भी इसको कहते हैं। और दूसरा जो समूह होता है इसका नाम होता है एंजियोस्पर्म, इसे हम लोग कहते हैं आवृत बीजी। इसका मतलब साफ है कि अनावृत बीजी जो होते हैं उनमें बीज जो है वो फलों के अंदर नहीं होते, लेकिन आवृत बीजी में बीज जो होते हैं वो फलों के अंदर होते हैं। यहां पर यही जो बीज होते हैं ये दो रूपों में बांटे जाते हैं दोस्तों, जिसमें एक को कहा जाता है मोनोकॉट और एक को कहा जाता है डायकॉट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, एक बीजपत्री और दूसरा नाम द्विबीज पत्रिका लिया जाएगा। अगर इसमें बात करें कि कितनी फैमिलीज शामिल हैं, कितने कुल शामिल हैं फलों, फूलों और सब्जियों के दोस्तों, तो मोनोकॉट में 3 फैमिलीज होती हैं, 3 परिवार होते हैं, यहां पर कुल होते हैं। और डाइकॉट में 8 फैमिलीज यानी कि 8 कुल होते हैं। और इस तरह से वनस्पति जगत में कुल 11 फैमिलीज हैं जिनका हम टोटल स्टडी करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ये क्लासिफिकेशन है और इस क्लासिफिकेशन के ही आधार पर हम आगे की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो जैसा मैंने बताया यहां पर हमें पढ़ने की जरूरत होती है फिजियोलॉजी को
यानी कि जीवों की शारीरिक संरचना को। और जीवो मतलब हमारा आशय यहां पर मनुष्य की शारीरिक संरचना से ज्यादा है। आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य की शारीरिक संरचना जो विभिन्न प्रकार के एक तरह से तंत्रों का समन्वय है, उसमें हमें अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। किस किस तंत्र की? तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्केलेटन सिस्टम, यानी अपना कंकाल तंत्र। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तीसरे नंबर पर एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, इसमें हार्मोन्स वगैरह का अध्ययन किया जाता है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम की बात होती है। नर्वस सिस्टम यानी कि यहां पर तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है, जिसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं भाई। उत्सर्जन तंत्र के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, जिसे पाचन तंत्र कहा गया। श्वसन तंत्र आता है, जिसे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और एक होता है जिसे प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये कुछ तंत्र हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे स्केलेटन सिस्टम से मैं एक एक एग्जांपल लेता चलता हूं। सबसे बड़ी सपाट हड्डी कौन सी होती है? हड्डियों की कोमलता का कारण क्या है? साथ साथ कौन सी हड्डी सबसे लंबी है? कौन सी संधि सबसे बड़ी होती है? बॉल एंड सॉकेट संधि कैसी होती है? कैल्शियम का क्या रोल है? विटामिन डी क्या सचमुच हमारे शरीर में ही बनता है, या फिर सूरज की रोशनी की मदद से ही ये हमें प्राप्त हो जाता है? दोनों में क्या है? क्या अफवाहें हैं? क्या र्यूमर है? क्या सच्चाई है? इस तरह के सवाल हमें मिलेंगे दोस्तों स्केलेटन सिस्टम में। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र की बात करें तो रुधिर, एक्चुअली इसमें अध्ययन का जो मेन टॉपिक होता है वो ब्लड होता है। और साथ ही साथ हम हृदय की बात करते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा मोटर नहीं है दोस्तों जो कि 1,00,000 किलोमीटर दूर तक किसी पाइप में पानी को भेज सके, लेकिन हृदय लगभग हर दिन ये काम करता है और 1,00,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी रुधिर हमारे शरीर में 24 घंटों में तय करता है। और ये करने के लिए उसे अगर कोई बाध्य कर रहा है तो वो हमारा हृदय है। लेकिन वर्तमान जीवन प्रणाली, जीवन शैली, जिसमें दबाव, तनाव, फास्ट फूड कल्चर, इन सब की वजह से हृदय ही एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा नुकसान में है इस समय। और आप देख भी रहे हैं कि बहुत कम उम्र के लोगों में, युवाओं में हार्ट अटैक की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी अपने आप में चिंता की बात है। ठीक है, अगली चीज यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में और भी चीजें, जैसे आरबीसी की संरचना, डब्ल्यूबीसी की संरचना, प्लेटलेट्स क्या होता है, ब्लड कैंसर क्या होता है, ग्रीन ब्लड किसे कहते हैं, इस तरह के ढेरों सवालों पर हम आपसे आगामी कक्षाओं में चर्चा करेंगे। हमारी ये क्लास दोस्तों, आज हम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि हम अपने साइंस के सिलेबस को, विशेषकर बायोलॉजी के सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे ही फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी है। लेकिन दोस्तों वेटेज की अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, और उसके बाद दूसरी भूमिका होती है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की, और तीसरे नंबर पर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम में दोस्तों हम इसमें स्पष्ट रूप से अध्ययन करते हैं हार्मोन्स के बारे में। कौन सा हार्मोन किस काम के लिए जिम्मेदार होता है, क्या करता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में बात तंत्रिका तंत्र और हमारे मस्तिष्क से जुड़े सवालों पर होगी। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी, एक्सॉन क्या होता है, डेंड्रॉन क्या होता है, मस्तिष्क से जुड़ी कुछ प्रमुख बीमारियों में सिजोफ्रेनिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, अल्जाइमर क्या है, डिमेंशिया क्या है, इस पर भी सवाल बनते हैं और वो सवाल आप प्रीवियस पेपर्स में देख सकते हैं। साथ साथ मस्तिष्क की संरचना का अध्ययन, न्यूरॉन्स के बारे में, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के बारे में, उत्तर की ओर सिर करके सोने से मना क्यों किया जाता है, कई बार जब आप सपने में देखते हैं और वही चीजें जब हकीकत में तब्दील होती हैं तो ऐसा क्यों होता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जिनसे हम लोग दो चार होंगे इस विषय में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में उत्सर्जन तंत्र की बात होती है, और आप जानते हैं
कि किसी भी जीव में दोस्तों उत्सर्जन मेनली 3 अलग अलग रूपों में होता है। या तो यूरिया के फॉर्म में होता है, या फिर ये अमोनिया के फॉर्म में होता है, या फिर ये यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल के फॉर्म में होता है। लेकिन तीनों में जो मेन कंपोनेंट है दोस्तों, वो मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन ही क्यों होता है उत्सर्जन, चाहे किसी भी जीव में हो, चाहे रेंगने वाले जीव हो, पक्षी हो, या फिर सरीसृप जिनको हम रेंगने वाले जीव कहते हैं, या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो, इन सब में जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें नाइट्रोजन ही मुख्य कारक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे इस विषय में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में जो एंजाइम्स होते हैं उनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। एंजाइम्स हार्मोन से कैसे भिन्न होते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। और साथ ही साथ ताला चाबी परिकल्पना क्या है, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कई बार पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन, जिसमें इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन यानी निश्वास और उच्च श्वास को जब हम मिलाते हैं तो ही ये श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। यानी श्वसन एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों के आदान प्रदान के लिए जो प्रक्रिया हमारे शरीर में है, उसी प्रक्रिया का अध्ययन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में किया जाता है। और रिप्रोडक्शन सिस्टम में दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रजनन की, कि कैसे मनुष्य या कोई भी जीव अपने ही समान दूसरे जीव का निर्माण करता है, ये भी आपको यहां पर पूछा जाता है। इन सब के अलावा एक चैप्टर जिसे हम लोग दोस्तों साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी जो होता है ये कोशिका का अध्ययन होता है। इसके अलावा जो ऊतकों के अध्ययन की बात करेंगे तो यहां पर हिस्टोलॉजी शब्द आता है कि हिस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। ये सारी बातें यहां पर शामिल है। और एक चीज जो रोग से जुड़ा हुआ है, जो बीमारियों से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इससे रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। तो बीमारियों में अगर बात करें कि बीमारी के कारण क्या क्या है, किन किन वजहों से हमें बीमारियां होती हैं, तो उनकी भी चर्चा यहां पर की जा सकती है। जिसमें सबसे ऊपर बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की बात करेंगे, फिर वायरस की बात करेंगे, फिर फंजाई की बात करेंगे यानी कि कवक की बात होगी। कुछ है जो डिफिशियंसी रोग हैं यानी कि पोषक तत्वों की कमी से अगर हमें कोई बीमारी होती है तो वो डिफिशियंसी में आ जाता है। कुछ बीमारियां प्लाज्मोडियम के आधार पर होती हैं, जैसे आप एक बीमारी के बारे में जानते हैं प्लाज्मोडियम आधारित बीमारी के बारे में। और प्लाज्मोडियम आधारित उस बीमारी की अगर बात हो दोस्तों, तो नाम आपको अच्छी तरह से पता है, मलेरिया जैसी बीमारी, जो प्लाज्मोडियम मैलरी नाम की एक प्लाज्मोडियम से होती है। और इसके अलावा प्लांट में थोड़ी बातें हमें और जाननी होगी। जैसे इन थोड़ी बातों में प्लांट क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको पीछे समझा ही दिया, हम यहां पर बातें कुछ और बिंदुओं पर करेंगे। जैसे पहली चीज प्लांट हार्मोन की बात आती है, प्लांट यानी पौधों में रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की बात आती है, जो कि किस प्रकार से होता है ये भी जानना होता है। साथ साथ पौधों में होने वाली कुछ बीमारियों की बात करेंगे, यानी कि प्लांट्स में होने वाले कुछ डिजीजेस की बात करेंगे, रोगों की बात करेंगे। और प्लांट से जुड़े कुछ वैज्ञानिक नाम की बात भी होती है, यानी कि जो इनके साइंटिफिक नेम होते हैं उन पर भी हम बातें करेंगे। दोस्तों ऐसा लग रहा होगा, हो सकता है आपको, कि मैं सारी बातें इंग्लिश में लिख रहा हूं, लेकिन आप उसको लेकर घबराइए नहीं, चिंतित मत होइए, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन क्लास है और यहां पर बस हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हम लोग इस विषय में डिस्कस करेंगे, इस विषय में पढ़ेंगे। और अपने लेक्चर के इस अंतिम सेगमेंट में अगर हम आए तो बात अगर फिजिक्स की जाए दोस्तों, भौतिक विज्ञान की अगर चर्चा की जाए, तो भौतिक विज्ञान में जिन चीजों पर हमसे आपसे सवाल पूछा जाता है उसमें सबसे पहला जो विषय होता है दोस्तों वो है यांत्रिकी का, यानी कि मैकेनिक्स का। और इसी मैकेनिक्स में चाल, समय, दूरी, त्वरण, वेग, विस्थापन, बलाघूर्ण, ये सारी बातें यहां पर पढ़ी जाएंगी। इसके अलावा हीट एंड टेम्परेचर, ताप एवं ऊष्मा, ये चैप्टर आपके लिए है। ऊर्जा की बात करेंगे, कार्य, समय और ऊर्जा, यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी की बात आती है, ये भी यहां पर हम लोगों को पढ़ना होता है। साथ ही साथ
थोड़ी बहुत चीजें यहां पर परमाणु भौतिकी से आपसे पूछी जाती हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स की बातें होंगी यहां पर। इसके अलावा वेव्स की बात करेंगे, तरंगों की बात करेंगे दोस्तों, लाइट की बात होगी, साउंड की बात होगी। यहां पर यह मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर आरओ की परीक्षा को आप फोकस कर रहे हैं तो आरओ की परीक्षा में दो चीजें बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, जिसमें एक मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व है और दूसरा इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होगी, इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इससे रिलेटेड बातें ज्यादा नहीं पूछी जाती, तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को यहां पर फिजिक्स में पढ़नी होती हैं। और यही बात अगर मैं केमिस्ट्री में करूं दोस्तों, रसायन विज्ञान में अगर मैं यही प्रश्न आपके सामने रखूं, तो देखिए सबसे कम जो सिलेबस छोटा है वो है आपका रसायन विज्ञान का, जिसमें सबसे पहला जो सवाल आपका बनता है वो बनता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, यानी कि परमाणु संरचना से। कुछ बातें आपकी रेडियो एक्टिविटी से पूछी जाती हैं। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार है दोस्तों। धातु, अधातु और उपधातु यानी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, ये भी हैं जिनके बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं यहां पर। और कुछ खास बातें आगे चल करके कंपाउंड, एलिमेंट, इनके तत्व और यौगिक से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ साथ लास्ट में कुछ एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक क्या होते हैं, कुछ औषधियों की बातें, मेडिसिन की बातें होती हैं। साथ ही साथ जैम, जेली, उसके अलावा वैसलीन, पेट्रोलियम, इस तरह के तथ्यात्मक प्रश्नों पर भी चर्चाएं की जा सकती हैं इस विषय में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दोस्तों आपको आपके साइंस का सिलेबस समझ में आ रहा होगा, और अगर आप इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें सूचित करेंगे, अपनी डिमांड हमें बताएंगे, तो शायद हम आगामी क्लासेस में अपने इस वीडियो को और ज्यादा बेहतर बना पाएंगे आपकी जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों बने रहिए डीपी एजुकेशन के साथ। मैं अभिनव श्रीवास्तव इसी मंच पर आपसे मिलता रहूंगा आरओ 2025 की परीक्षाओं के लिए, जो कि लंबित परीक्षाएं हैं, विलंबित हैं, और इस वर्ष जून तक इन परीक्षाओं के होने की संभावना दर्शाई जा रही है, जताई जा रही। हालांकि कैलेंडर में कुछ रिजर्व डेट्स हैं और उन्हीं डेट्स पर आयोग इन परीक्षाओं को करा सकता है। तो ऐसे में आपको रहना है तैयार, रखनी है पूरी तैयारी अपने विषय की, और इन विषयों के साथ मैं अभिनव श्रीवास्तव आपके साथ बना रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।